अब हम आपको इस खबर से जुड़ी और तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया है। ये सामने आपके तस्वीरें देखें। श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया है। 5 दिन के भीतर 2 राज्यों में हुए 2 धमाकों से हर कोई सन्न है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोटक हुआ और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरा पुलिस स्टेशन ही धमाके से मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने है किस तरह से यह धमाका हुआ आज नौगाम में पुलिस स्टेशन में। दरअसल यह धमाका देर रात करीब 11:22 पर हुआ। आप तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों को देखकर धमाके से मचे कोहराम का अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी, तेज आवाज हुई वहां पर और पूरा पुलिस स्टेशन आग की लपटों में घिर गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई है, जिनमें उस वक्त नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद और विस्फोटक की जांच के लिए फोटोग्राफी कर रहे 2 लोग भी शामिल थे। धमाके में मरने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और जिला प्रशासन के 2 अधिकारी हैं, जबकि 29 लोग घायल हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. पहले तो मुजम्मल गनी की गिरफ्तारी के बाद 10 दिन लगाया जाता है फरीदाबाद में रिकवरी करने में, और अब डीजीपी कहते हैं कि अटमोस्ट कॉशन के साथ ये सैंपलिंग करी जा रही थी। बड़े सवाल उठते हैं। बेशक जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय इसे अब हादसा बता रहा है, लेकिन फिर भी सवालों का अंबार लगा है। डीजीपी ने कहा, आपने सुना कि यह धमाका हादसा था, तो फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स में बिना डेटोनेटर धमाका हो कैसे गया। डीजीपी ने कहा, आपने सुना कि यह धमाका सैंपलिंग के दौरान हुआ, तो फिर सवाल यह है कि वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा, सैंपलिंग में सावधानी बरती, लेकिन आबादी वाले इलाके में सैंपलिंग करके कौन सी सावधानी बरत रहे थे। कैसे यह हुआ हादसा। डीजीपी के मुताबिक थाने में सैंपलिंग चल रही थी, लेकिन एसओपी के मुताबिक क्या पुराने घर में चल रहे थाने में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा जा सकता था। इस सवाल का जवाब कौन देगा। रात 11:20 पर इस समय सैंपलिंग चल रही थी, आखिर इतनी रात में यह सब क्यों हो रहा था। डीजीपी ने कहा कि 2 दिन से सैंपलिंग चल रही थी,
ऐसे में सवाल यह भी है कि फिर आसपास का इलाका खाली क्यों नहीं कराया गया? इन बातों का कौन ख्याल रखता है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये वो बड़े सवाल हैं, ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, आसिफ कश्मीर से और नीरज राजपूत मेरे साथ यही दिल्ली से न्यूज रूम से जुड़े। पहले आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, ये जो डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसमें तो इतने लाजमी सवाल उठते हैं कि एक के बाद आप लैप्सेस देखिए। अब वो कह रहे हैं पूरे अटमोस्ट कॉशन के साथ कर रहे थे, क्या आपने इलाके को खाली कराया था, नहीं कराया था, रात में क्यों कर रहे थे? इन तमाम सवालों के जवाब क्या डीजीपी साहब ने दिए जब आप वहां उनसे सवाल कर रहे थे? आशीष, पहले ये हम सुधार लें कि डीजीपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो प्रेस के सामने आए, अपना स्टेटमेंट पढ़ा और उठ के चले गए। इससे पहले कि हम उनसे कुछ सवाल पूछते इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से गिरफ्तारियां हो रही हैं, आसिफ भाई, ये तो भागने का तरीका हुआ ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मतलब अगर सवाल ही नहीं लिया तो करने क्या आए थे? रीड आउट हो, प्रेस रिलीज दे देते। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, सवाल लेने की फुर्सत नहीं है, सवाल तो उठेंगे। खैर, माफ कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी करें। आशीष, मैं वही कह रहा हूं कि डीजीपी ने भी जो प्रेस बयान पढ़ा, ठीक वही बयान गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली में पढ़ा और वहां भी कोई सवाल नहीं लिया। यानी जो पैटर्न है वो सेम है। यहाँ पे भी वही प्रेस रिलीज पढ़ा गया, दिल्ली में शायद 2 बार पढ़ा गया, अंग्रेजी और हिंदी में, लेकिन जो सवाल हैं वो कहीं किसी ने नहीं लिए। और जो सवाल हैं वो अब भी बने हुए हैं कि इतनी भारी मात्रा में अगर विस्फोटक लाया गया था तो उसको जांच के लिए थाने में क्यों लाया गया, किसी और जगह क्यों नहीं लेके जाया गया? क्योंकि पहले पुलिस को शायद ये अंदेशा नहीं था कि जो एक्सप्लोजिव है, जो अमोनियम नाइट्रेट है, उसको प्राइम किया जा चुका है। यानी उनको ये लग रहा था कि ये रॉ स्टेट में फर्टिलाइजर है जिसको वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया। लेकिन अब कुछ पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि हो सकता है कि इस कंसाइनमेंट में एक कंसाइनमेंट प्राइम किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट हो, यानी उसको जो मशीन ऑयल है उसके साथ मिला के आईडी के लिए तैयार करके रखा गया था और उसको केवल एक फिट करना था आईडी डेटोनेटर के साथ। यहाँ पे भी लग रहा है कि इसी तरीके की कोई चूक हुई है जो कि इसकी हैंडलिंग में हुई है, क्योंकि 2 दिन से अगर काम चल रहा था, 2 दिन से विभिन्न सैंपल्स उठाए गए थे, उनको पोर्टलियो में बंद करके एज फॉरेंसिक एविडेंस और लीगल एविडेंस के तौर पर या फिर एफएसएल भेजने की कवायद चल रही थी। और कल 11 बजे रात को जब ये धमाका हुआ तो आमतौर पर उस समय ये कवायद नहीं हुई होनी चाहिए थी, और लेकिन हो रही थी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ जो रेवेन्यू अधिकारी थे उन्होंने बोला 11 बजे ही बोल दिया था कि अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा काम नहीं करना, और वो निकल गए थे। और उसके 20 मिनट के अंदर ही ब्लास्ट हुआ था, जिससे उनकी तो जान बच गई, लेकिन उनके ही विभाग के 4 अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए। 2 की मृत्यु हो गई, 2 अन्य घायल है, जबकि अभी भी। जी आशिफ। नहीं आसिफ भाई, आप जो बात कह रहे हैं, जो मैं कह रहा था, डीजीपी को सुन रहा था अटमोस्ट कॉशन के साथ, और आप भी बिल्कुल सही सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तो आप थाने में कर रहे हैं, एसओपीज का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं आपने किसी और जगह किया? उसके बाद आपने उस जगह को पहले से खाली नहीं कराया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि जब वो ये कर रहे थे तब ये पता नहीं था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो अमोनियम नाइट्रेट का एक पर्टिकुलर हिस्सा था वो एक्टिवेटेड था। अरे भाई, तो 2 दिन से आप कर क्या रहे थे? मैं एक बार नीरज के पास चलता हूं। नीरज, ये जो लाजमी सवाल हम खड़े कर रहे हैं, आपको इस बारे में जो एसओपीज फॉलो किए जाते हैं, प्रोसीजरल एसओपीज, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। जरा आप बताएं कि इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती होम मिनिस्ट्री और राज्य के मुखिया पुलिस के डीजीपी, और क्या वजह है कि वो बिना सवालों के जवाब दिए चले जाते हैं? बिल्कुल, देखिए आशीष, इस पे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ही शीर अनप्रोफेशनलिज्म जो था वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में जब आपको एक्सप्लोजिव मिला था, आपको अमोनियम नाइट्रेट मिला था, आपको ये शायद पहली बार ऐसा था कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला जम्मू कश्मीर पुलिस में, क्योंकि हमने देखा कि टेररिज्म से ग्रस्त रहा है पिछले कई दशकों से, लेकिन उस सब के बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव है वो अभी तक शायद नहीं मिल पाया था। जो मिलता था 3-4 किलो मिलता था, आईडीज में मिलता था, लेकिन ये 3 टन 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट। और उसके साथ साथ जब लाल किला ब्लास्ट हुआ उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि इसमें 2 एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कोई और एक्सप्लोजिव भी हो सकता है
जिसके बारे में साफ तौर से नहीं कहा गया था, यानी कि एनएसजी की टीम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई थी जब वहां पर पहुंची। वो भी अभी अपनी सैंपलिंग का डिटेक्शन यानी रिसर्च कर ही रहे हैं कि आखिरकार कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया I-20 में। ऐसे में जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में पहले तो यहां से फरीदाबाद से लेकर गए, उनको ले जाकर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो बड़ी मुख्य मुद्दे को टच कर दिया। मैं पूछना चाह रहा था, मुझे ये बताएं, जब जांच एनआईए को हैंडओवर हो चुकी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस को इतनी बड़ी मात्रा में इन एक्सप्लोजिव्स को कश्मीर ले जाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। जब एनआईए को जब 10 तारीख को 11 तारीख को ही ये केस ट्रांसफर चला गया, एनआईए को चला गया, तब आपको इसको टच करने की जरूरत नहीं थी। क्यों आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों आप स्टेट एफएसएल को बुला रहे हैं? आप जितना भी कहें, जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, CFSS जो हैं, या एनएसजी की जो टीम्स हैं, उनको एक्सपर्टीज है इस तरह के एक्सप्लोजिव को हैंडल करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि आखिरकार कौन सा है। फिर आपने जब आपका FIR जब वहाँ हुआ था नौगाम पुलिस स्टेशन में, उसकी जांच भी दे दी गई थी एनआईए को, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी वो ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये कौन सा एक्सप्लोजिव है, अमोनियम नाइट्रेट है या इसमें कोई और तो नहीं है। अपनी FSL से करवा रही थी कि कहीं आगे ऐसा ना हो कि इस FIR को आगे जांच किया जाए। बिल्कुल नीरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीरज, इस बारे में बात करने के लिए लोगों को जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये इस तरह के ड्यू कॉशन की बात कर रहे हैं और इतने प्रोसीजरल लैप्स का कोई जवाब देने के लिए नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।